नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, वो बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओनली यूपीएससी के इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपकी जो यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन है, पूरी जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराने की यहाँ पर बात कही गई है। और इसी सीरीज़ में आपकी जो इकोनॉमी की क्लास है, इंडियन इकोनॉमी की, वो चल रही है। ठीक है, तो जो बच्चे नए जुड़े हैं आज की क्लासेस में, उनसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूँ हमारी जो फ्री मेंटरशिप क्लास प्रोग्राम के बारे में। ये हमारा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो आपका ऐसे बच्चों के लिए है जो घर से तैयारी करना चाहते हैं, जो प्रिपरेशन पैसों के चलते नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास रिसोर्सेज का अभाव है तो वो बच्चे यहाँ पर ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बुक्स, मटेरियल जो है, जो रिसोर्सेस है, वो भी आपको फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और ये क्लासेस जो है आपको डेली यहाँ पर ओनली यूपीएससी के इसी यूट्यूब चैनल पर होती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आज आपकी इकोनॉमी की जो क्लासेस चल रही थी, 5 क्लासेस हुई थी। और 6वीं क्लास में आपका क्या था, ये टेस्ट लिया गया था। ठीक है, टेस्ट में आपके 6 क्वेश्चन के आसपास 6वीं क्लास में पूछा गया था। उसमें ये कहा गया था कि जो बच्चे सही आंसर करेंगे, 6 क्वेश्चन में से 6 का सही आंसर करेंगे, उनको क्या है, सरप्राइज़ गिफ्ट किया जाएगा। और तो आज जो क्वेश्चन 6 पूछा गया था उसको डिस्कस मैं करूंगा, और कि उसका सही आंसर क्या है और किन किन बच्चों ने सही 6 में से 6 आंसर सही किए हैं, उनका नाम भी मैं अनाउंस करूंगा। बहुत बड़ी संख्या में आपने कमेंट किया, सही आंसर भी किया बच्चों ने, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने सही आंसर किया है। और देखिए, जो बच्चे सही आंसर कर पाए हैं, बेशक आप 2 कर पाए हो, कोई 3 कर पाया हो, कोई 4 कर पाया हो, अभी जब मैं इसका सही आंसर बताऊंगा जितने क्वेश्चन हुए हैं, तो आप प्लीज़ ये डरिएगा मत कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। जिन्होंने सही किया वो तो वेल एंड गुड, जिनका गलत होगा उनके लिए मेरा कंसर्न ये है कि आप, जो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो सही ऑप्शन के आसपास उन्होंने कंफ्यूजन में, मुझे समझ में आ रहा है कि कई बच्चे क्या है कि जो ऑप्शन है वो गलत लगा दिए। और वो जो गलत ऑप्शन लगाने के पीछे बैकग्राउंड ये है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन था वो पूछने का तरीका ऐसा था कि आप उसमें भटक गए। ठीक है, भटकाव की स्थिति हो गई और आपने गलत ऑप्शन को चूज़ कर लिया। ठीक है, तो अगर आपका गलत भी होगा तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आएगा कि आपने गलतियां कहाँ की हैं। और जिन बच्चों ने सही किया है उनके लिए बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ये जो सरप्राइज़ गिफ्ट की बात कही गई थी वो उन्हें अभी प्रोवाइड किया जाए, मतलब उन्हें देने की बात कही गई थी वो उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे डिस्कस। और आप अभी जब, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप डिस्कस करूँगा, जिसका आंसर सही होगा वो आप कमेंट में कमेंट करना कि मेरा आंसर इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, वो आप कमेंट करना। ठीक है, बड़ी संख्या में कमेंट करना और लाइक का बटन जरूर दबाना और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कम से कम 5 लोगों को तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन था। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में था जो क्वेश्चन में पढ़ाया गया था, सॉरी क्लासेस में वो दिया था क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कथन दिए हुए थे, 2 स्टेटमेंट थे, उन पर विचार करना था, उनको कंसीडर करना था। क्वेश्चन ऐसा था कि पहला का ऑप्शन था कि सिक्के असीमित, जो क्वेश्चन आपका था, स्टेटमेंट था सिक्के असीमित वैध मुद्रा है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। और दूसरा क्या था स्टेटमेंट, नोट जो है वो कह रहा था सीमित वैध मुद्रा है, यानी लिमिटेड लीगल टेंडर है। अब इसका ऑप्शन ये था, क्या पूछ रहा था कि इन दोनों में से, ये जो दोनों ऑप्शन है इनमें से कौन सा गलत है, समझ रहे हैं। अब पहला स्टेटमेंट था क्या आपका कि सिक्के असीमित वैध मुद्रा हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। आपको क्लास में पढ़ाया गया था जो सिक्के हैं, सिक्के क्या थे, सिक्के जब आप किसी के शॉपकीपर के पास ले जाएं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए जो है वो आप 1-1 रुपये में, 2-2 रुपये में, सिक्कों में 1 लाख रुपए करके आप किसी शॉपकीपर के पास ले जाएं, तो वो शॉपकीपर आपको वहाँ लेने से मना कर सकता है।
क्यों? क्योंकि क्या होता है, आप सिक्कों में अगर ले जाएंगे इतनी बड़ी क्वांटिटी में पैसे, तो 1 लाख रुपए वो कहाँ लेकर घूमेगा? वो बैंक में जाएगा, बैंक में भी वहाँ पे ले जाने में प्रॉब्लम होगी, कैरी करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, वो 1 लाख रुपए या बड़ी संख्या में अगर आप बड़ा अमाउंट आप सिक्कों में देते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों में देते हैं, बड़ा अमाउंट 1 लाख 2 लाख रुपए, तो जो शॉपकीपर है वो लेने से मना कर देगा। ठीक है, ये लेने से अगर वो मना करता है तो आप कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा अमाउंट जो है वो आप सिक्कों में नहीं पे कर सकते हैं, या फिर आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, सिक्कों में, कहने का मतलब यह है कि वो लेने से मना कर सकता है। तो ये क्या है, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर, सिक्के असीमित वैध, मतलब ऐसा तो है नहीं कि 1 रुपये 2 रुपये का जो सिक्का है, 5 रुपये का, 10 रुपये का जो सिक्का है वो वैलिड ना हो। वो प्रयोग में तो है ना, चलन में तो है ना। आप कहीं ले जाते हैं, आप कहीं मान लेते हैं आप ब्रेड लेने गए, या फिर आप किसी भी टॉफ़ी लेने गए, या फिर आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, तो वो आप प्रयोग तो कर पाते हैं ना। तो लीगल टेंडर तो है ही, लीगल टेंडर तो है, यानी वैधानिक मुद्रा तो है ही, लेकिन अनलिमिटेड लीगल टेंडर नहीं है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में 1 लाख रुपए जो है वो सिक्कों में आप ले जाकर प्रयोग नहीं कर सकते। तो सिक्के क्या हैं, सिक्के क्या हैं, क्या कह रहा है, सिक्के कॉइन्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो ये क्या आप सिक्के जो है अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि आप 1 लाख रुपए का सिक्का, 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो सिक्कों में नहीं ले जाकर आप पे कर सकते हैं। ये आप कम, मतलब आप 10 रुपये, 20 रुपये, 200, 500, 1000 रुपये तक अगर सिक्का यूज करते हैं, आप कुछ इस तरह से अमाउंट का यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या होगा, लिमिटेड होगा। लेकिन अनलिमिटेड 1 लाख 2 लाख रुपए का सिक्के में ले जाएं आप, तो वो नहीं होगा। तो ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर नहीं है। सिक्का क्या है, असीमित वैध मुद्रा नहीं है। ठीक है, क्या है, सीमित वैध मुद्रा है। आप उसका क्वांटिटी जो है वो आप अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते अनलिमिटेड में। तो ये ऑप्शन क्या है, किसके असीमित वैध मुद्रा जो है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है, नोट आर लिमिटेड लीगल टेंडर, कह रहा है नोट जो है सीमित वैध मुद्रा है। सीमित वैध मुद्रा है। नोट आप मान लेते हैं, ले जाते हैं 1 लाख रुपए का नोट 5 लाख, सॉरी नोट कह रहा हूँ मैं, 5 लाख रुपए का अमाउंट आप नोट में ले जाते हैं, या 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो नोट में ले जाते हैं, 10 लाख रुपए का नोट में ले जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये अगला शॉपकीपर लेने से मना नहीं करेगा। ठीक है, वो नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, ये नोट अनलिमिटेड है, नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी असीमित वैध मुद्रा है। आप कितना भी प्रयोग, कितनी भी बड़ा अमाउंट जो है वो आप ले जाकर यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या दिया था, लिमिटेड, कह रहा था सीमित वैध मुद्रा है नोट, नहीं, ये क्या है, नोट अनलिमिटेड है और जो आपका सिक्का है वो लिमिटेड है। तो इस हिसाब से क्या है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों अपोजिट दिया गया है वो था, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, वो गलत हैं। तो पूछा क्या था कि इनमें से ऊपर जो दिया गया ऑप्शन है स्टेटमेंट, उनमें से गलत कौन है, तो दोनों गलत था। ठीक है, क्या था, दोनों गलत था। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या है, 1 और 2, ये दोनों क्या थे, गलत पूछा था ना, कौन से गलत है, केवल एक गलत है, केवल 2 दूसरा वाला गलत है, या फिर दोनों गलत है, या फिर दोनों ही गलत नहीं है, तो ये पूछा था। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी, दोनों ही गलत थे। क्या थे, ऑप्शन सी, दोनों ही गलत थे आपके। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने सही किया है, बहुत कम ही बच्चे थे जिन्होंने गलत किया है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। पहला, आप बताएं कि पहला क्वेश्चन किसका सही था, कमेंट सेक्शन में बताएं पहला क्वेश्चन आप में से किन किन लोगों का सही था, आप एक बार बताएं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो था आपका यूपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न था। ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर के अर्थ में सही वर्णित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी के बारे में पूछा है कि इसमें से जो 4 स्टेटमेंट आपका दिया गया है, लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा के बारे में कौन सा सही है, वैध मुद्रा के बारे में कौन सा कथन सही है, ये चारों में से कौन सा सही है, यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने था, स्टेटमेंट आपके सामने क्या था कि द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस, यानी न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस को चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है। अब देखिए, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए, विधिक मामलों के लिए मतलब आपका ये है
कि लॉ ऑफ डिफरेंट द लीगल केसेस के लिए जो फीस चुकाते हैं, आप मान लेते हैं आप कहीं कोर्ट में गए, आप कोर्ट में वहाँ गए और वहाँ पे कोई फीस लग रही है लीगल मामलों के लिए, तो आप पैसा जो दे रहे हैं वहाँ पर, जो भी पैसा आप दे रहे हैं वो क्या वो लीगल टेंडर है तो बिल्कुल लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर। लेकिन क्या वैध मुद्रा लीगल टेंडर के बारे में एकदम सही, इनमें से चारों ऑप्शन में से एकदम सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये क्या है, ये कहीं हद तक ये क्या है, ऑप्शन आपका गलत होगा। कैसे गलत होगा मैं अभी आपको अगले स्टेटमेंट में बताता हूँ। अगला कह रहा है द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। कह रहा है वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने गलत किया, बहुत बड़ी संख्या में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत ही किया, सभी ने लगभग गलत किया है इसका आंसर। और यूपीएससी ने 2018 प्रीलिम्स में इसको पूछा भी था। क्वेश्चन जो पूछता है आपके सामने स्टेटमेंट कमीशन रखता है, आयोग रखता है, वो आपको सिर्फ घुमाने के लिए रखता है और इसमें आप घूम भी गए। कई बच्चों ने ऑप्शन डी सही किया बहुत बड़ी संख्या में। अब यहाँ ऑप्शन डी जो बच्चों ने किया वो देखिए, थोड़ा आप अगर ठंडे दिमाग से सोचते तो आप समझ पाते कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, वो ऑप्शन डी इन्होंने रखा ही इसलिए था कि जो बच्चा सही से कूल माइंड में इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा है, इसका आंसर जो है नहीं निकाल पा रहा, तो उसका यही मतलब है कि आप ठंडे दिमाग से आप इस प्रश्न को नहीं देखें। तो दूसरा जो क्वेश्चन ऑप्शन था आपका कि वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप ये हैं, मान लेते हैं, छोड़ दिया आप मान लेते हैं ये कोई जेठालाल है, जेठालाल, और ये आपका बीड़े है। ठीक है, बीड़े है। तो जेठालाल ने मान लेते हैं बीड़े से कितना 10,000 रुपये उधार लिया, मान लेते हैं 10,000 रुपये जेठालाल ने बीड़े से उधार लिया। अब 10,000 रुपये उधार तो ले लिया, अब जब जेठालाल जो उधार लिया था जो इससे पैसे, वो जेठालाल क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। क्या है, वापस कर रहा है। वो कैसे वापस कर रहा है, पैसे 10,000 रुपये नोट में वापस करे, पैसों में कैसे भी वापस कर रहा है। तो ये वापस कैसे कर रहा है, फीस चुकाने में जो पैसा प्रयोग कर रहा है वो भीड़े को प्रयोग दे रहा है, वापस कर रहा है। तो ये भीड़े जो है वो पैसा लेने से मना नहीं करेगा। मतलब जैसे 500 का नोट दे रहा हो, 10,000 रुपये जो है वो 500 आपका अब तो 2,000 रुपये फिलहाल तो सरकार ने वापस ले लिया, 500, 100 की, 50 की जो भी नोट करके इसको वापस कर रहा है जेठालाल। तो जो भीड़े जिसको वापस कर रहा है वो इसको लेने से क्या है, स्वीकार करने के लिए मना नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो ले लेगा। इसको क्या करेगा, उसे लेना पड़ेगा इसे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये जो वापस कर रहा है पैसे, वो क्या है, वो लीगल टेंडर हैं। वो क्या है, वो प्रयोग में है सरकार द्वारा, वहाँ पे लीगल हैं। तो ये जो ऑप्शन सही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका निकल के आता है कि लीगल टेंडर के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो आपका होगा वो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। अब देखिए अगला जो ऑप्शन है आपका, मैं और भी ऑप्शंस आपको डिस्क्राइब करता हूं कि क्या मामला है अगले ऑप्शन में, क्यों अगला गलत है। देखिए, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा। अब देखिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको करना था। ठीक है, अब अगला क्या था, किसी देश में चलन में धातु मुद्रा। देखिए जो किसी कंट्री में मेटेलिक मनी के रूप में जो पैसा सर्कुलेट होता है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये मान लेते हैं, ये जो सिक्के हैं वो क्या है, वो लीगल टेंडर तो हैं, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या आंसर निकल के आएगा कि कोई लेने से मना नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब है किसी लीगल टेंडर की अगर डिफिनीशन अगर आपसे पूछा जाए वैधानिक मुद्रा की, तो एग्जैक्ट क्या इसकी डिफिनीशन यही निकलेगी कि हमें लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर सरकार ने कह दिया, सरकार ने क्या कहा है, अगर कहा कि ये जो 500 की जो नोट है वो क्या है, वो चलन में है, तो जो पैसा चलन में होता है वो अगला जो नोट चलन में होता है, 100 की नोट चलन में है, 500 की चलन में है, 1,000 रुपये की तो अब बंद हो गई, तो जो नोट चलन में है 500, 100, 50, इन नोटों को अगला लेने से मना नहीं कर सकता है। यही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका हुआ कि वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, उसे लेने के लिए बाध्य होता है, स्वीकृत करने के लिए। ठीक है, तो
ऑप्शन इसका सी ये भी गलत हो जाएगा। ये तो ऑप्शन आपका कि धातु में चलन में है तो वो तो लीगल टेंडर है ही, लेकिन सबसे बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो आप बहुत मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत किया था, तो ऑप्शन जो बी है आपका वो सही है। और एक बार कमेंट करके बताएं कि किसका आंसर इसका आपने कैसे गलत किया था, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिसका सही था वो भी कमेंट करके बताएं कि सही किसका था। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 3। अभी मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि किसका सबसे ज़्यादा आंसर यहाँ पर सही था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन ये 2011 में पूछा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इन स्टेटमेंट्स पर थोड़ा सा ध्यान देना था, विचार करना था, कंसीडर करना था। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन, क्या कह रहा है, इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन क्वाइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसे। कह रहा भारत में लेन देन के लिए स्वीकार्य न्यूनतम मूल्य वर्ग का सिक्का 50 पैसे है। अब देखिए साफ निकल के आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि कह रहा है भारत में जो लेन देन के लिए, मतलब आप अभी जब मार्केट में जाते हैं तो सबसे कम अमाउंट का सिक्का कौन सा है जो चलन में है। क्या 50 पैसे का जो सिक्का है वो चलन में है? चलन में है तो कमेंट करें अगर चलन में है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट करें। तो जो 50 पैसे का जो सिक्का वो है वो आपका चलन में है। 25 पैसे का जो सिक्का अभी चलन में है, मतलब प्रयोग होता है क्या 25 पैसे का सिक्का? 50 पैसे का सिक्का प्रयोग होता है? नहीं होता है। 50 पैसे का सिक्का अब यहाँ पे मार्केट में नहीं है, ये लीगल टेंडर नहीं है, ये सरकार प्रयोग होने से, मतलब ये आम हम बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, यहाँ इसका प्रयोग नहीं होता, सरकार ने इसे वापस ले लिया है। तो अभी न्यूनतम मूल्य वर्ग का सिक्का कहाँ है, क्या है, डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसे। मिनिमम डिनोमिनेशन, बात को समझिएगा, मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन, ठीक है, क्या कह रहा है, न्यूनतम मूल्य का सिक्का पूछा है। कौन सा सिक्का सबसे न्यूनतम मूल्य का है? 1 रुपये का। 1 रुपये का अभी चलन में है ना, आप ले जाते हैं, लेकिन 50 पैसे का कहीं ले जाएं कोई नहीं लेगा। क्यों? ये कि क्योंकि सरकार ने इस 50 पैसे के सिक्कों को वापस ले लिया, अब ये चलन में नहीं है। तो न्यूनतम क्या है? 1 रुपये का सिक्का है। ठीक है, तो 50 पैसे का नहीं। ये ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन पहला क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब देखिए 2 ऑप्शन पूछा, इस पर विचार करना था। अब इनमें कहा है कि इन ऊपर दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, पूछा क्या है, इन दोनों में से कौन सा गलत है पूछा है। इस पर ध्यान दिया करें जब आप क्वेश्चन सॉल्व किया करें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, क्वाइंस बिलो 50 पैसा इज नॉट ए लीगल टेंडर फॉर पेमेंट। अब देखिए 50 पैसे से नीचे के सिक्के भुगतान के लिए वैध मुद्रा नहीं है। बात को समझिएगा, क्या कह रहा है कि 50 पैसे से नीचे के सिक्के भुगतान के लिए वैध मुद्रा नहीं है। बात को समझिएगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा, 50 पैसा चलन में नहीं है ना, तो और ये क्या कह रहा है कि न्यूनतम मूल्य का सिक्का 50 पैसे है। तो ये क्या मैंने कहा, 50 पैसा सिक्का चलन में नहीं है। साफ साफ यहीं से इसका आंसर निकल आ रहा है कि 50 पैसे से नीचे का सिक्का, ये कह रहा है कि 50 पैसे से नीचे का कौन सा सिक्का हुआ, 25 पैसे जो चलता था आपका। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 50 पैसे से नीचे के सिक्के भुगतान के लिए वैध मुद्रा नहीं है। 50 पैसे से नीचे तो वैध मुद्रा नहीं है बिल्कुल, लेकिन 50 पैसा भी तो नहीं है ना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, 50 पैसा भी तो नहीं है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्वेश्चन 3 का ये भी स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो कह रहा है कि कौन सा, कह रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से गलत हैं। तो पहला भी गलत है, एक भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो ऑप्शन इसका आंसर सही क्या होगा, क्या होगा, केवल एक गलत है बोल रहा था। पहला ऑप्शन एक कह रहा था केवल एक गलत है, केवल 2 गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है, और कह रहा था दोनों ही गलत नहीं है, नीदर 1 नॉट 2, मतलब ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है,
चलिए अब कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि किसका ये आंसर सही है। अभी मैं सभी जो बच्चे कमेंट किए थे, कुछ लोगों ने व्हाट्सअप किया था आंसर, उनमें से जिन बच्चों का सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा, 6 में से 6 मैंने बोला था, जिनका सही होगा उनको सरप्राइज़ गिफ्ट यहाँ पे किया जाएगा। तो उन बच्चों को जिनका सही है उनको क्या दिया जाएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। कह रहा था कि कोर बैंकिंग समाधान पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से इस पद का सही वर्णन करते हैं। यूपीएससी ने 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था। मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने इसका सही आंसर किया है, क्योंकि ये क्लास में पढ़ाया गया था। मैंने क्लास में ये लिया था, चौथी या ऐसी कुछ क्लास में मैंने इसको आपको बताया था कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में, या 5वीं क्लास में। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, ये जो टर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसके बारे में कौन सा सही आंसर है। कोर बैंकिंग सही, इसको सबसे पहले आपको सही गलत जो पूछता है इसको अंडरलाइन इसको कर लिया करें, सही पूछा है या गलत पूछा है। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में, समाधान के बारे में सही कौन सा है, इन 3 आप जो स्टेटमेंट दिया है इनमें से सही कौन सा है पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए पहला स्टेटमेंट था कि यह बैंक, इट इज़ ए नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस विच इनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। यह बैंकों की शाखाओं की एक नेटवर्किंग है जो ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने में सक्षम बनाती हैं, चाहे वे अपना खाता कहीं भी खोलें। मैंने एग्जाम्पल देकर बताया था आपका जेठा और भिड़ेलाल का, क्या कि जेठा का लाल SBI अकाउंट में कहाँ पे है, मान लेते हैं अहमदाबाद में है, और जेठालाल का कहाँ है, ये जेठालाल है, जेठालाल का SBI कहाँ पे है आपका अहमदाबाद में है, और जो ये भिड़े है उसका अकाउंट कहाँ है SBI में मुंबई में है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, जेठालाल यहीं से पैसे किसको ट्रांसफ़र कर सकता है, भिड़े को। तो ये क्या है, यह बैंकों की शाखाओं की एक नेटवर्किंग है, और ये जो बैंक है वो यहाँ से पैसे किसको भेज देगा, भिड़े को भेज देगा SBI वाले अकाउंट में। कह रहा है जो ग्राहकों को, क्या कह रहा है, जो ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने में सक्षम बनाती है। तो बिल्कुल क्या है ये बिल्कुल आंसर इसका क्या है, पहला आंसर जो है आपका वो आंसर सही है कि SBI आपका बैंकों की शाखाओं की एक नेटवर्किंग है जो ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने में सक्षम बनाती है, चाहे वे अपना खाता कहीं भी खोलें, ठीक है। ऑनलाइन इसका प्रयोग आप कर पाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो मैंने क्लास में इसको डिस्कस किया था, ब्रीफ में इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो पहला जो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में। अब दूसरा कह रहा है यह कंप्यूटरीकरण के माध्यम से वाणिज्य बैंकों पर RBI का नियंत्रण बढ़ाने की पेशकश है। इट इज़ एन ऑफर टू इंक्रीज RBI's कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, कहीं मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया था, और ऐसा कि यह कंप्यूटरीकरण के माध्यम से वाणिज्य बैंकों पर RBI का नियंत्रण बढ़ाने की पेशकश है, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाता है स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट इज़ डिटेल्ड प्रोसीजर बाई विच ए बैंक यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज टेकन ओवर बाई अनदर बैंक। यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारी गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले बैंक को दूसरे बैंकों द्वारा अपने अधीन ले लिया जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पढ़ाते वक्त ऐसा नहीं डिस्कस किया गया कि NPA वाले जो बैंक हैं वो दूसरा बैंक हैंड ओवर कर लेगा, ठीक है, अधीन कर लेगा अपने, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस बारे में CBSE के बारे में नहीं पढ़ाया गया था, CBS के बारे में, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर पहला ऑप्शन आपका, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो अब ये आंसर कोड क्या था, वो कह रहा था पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सही है, या फिर पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, या फिर तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए केवल 1 होगा, ठीक है। चौथे का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए केवल 1। चलिए अब आप आंसर लिखते रहें कि किसका आपने सही किया, ठीक है। चलिए
इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे। चलिए, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट विद रेफरेंस टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। पीपीआई के बारे में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, 5वीं क्लास में पढ़ाया था और 6वीं क्लास में आपका ये टेस्ट था। पिछले ही क्लास में एकदम रिकॉल था, अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे इसे इजीली। कह रहा प्रीपेड भुगतान उपकरण पीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा था, गलत नहीं। ये ध्यान दिया करे, यूपीएससी बार बार पूछता है कौन सा सही है कौन सा गलत, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्यों कन्फ्यूज़न? देखिए सही पूछा है, पीपीआई के बारे में कौन सा कथन सही है। अब कह रहा है कि पहला ऑप्शन, इट इज़ मनी स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र टूल्स। मैंने बताया था कि पीपीआई में क्या होता था, पीपीआई में आप वॉलेट में क्या कर पाते हैं, वॉलेट में क्या कर पाते हैं, पेटीएम वॉलेट में आप क्या पर्स में क्या कर पाते हैं, पैसे आप रख पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, और फ़ोन पे वॉलेट में भी कर पाते हैं, और आपका एयरटेल मनी बैंक है उनमें भी आप कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन जो है पीपीआई के बारे में, यह धन भंडारण और स्थानांतरण उपकरण है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि क्लास में पढ़ाया गया था। कैसे है वो पढ़ाया गया था। दूसरा कह रहा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई रेगुलेटेड पीपीआई इन दिसंबर 2019। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई जो है, इसने दिसंबर 2019 में पीपीआई को विनियमित किया। बात को समझिएगा, तो पीपीआई को विनियमित कौन किया था, रेगुलेट किसने किया था, एनपीसीआई ने किया था। एनपीसीआई ने किया था, कमेंट में बताएं इसका सही आंसर। एनपीसीआई ने किया था कि किसी और ने किया था? आप एक बार कमेंट करके इसका आंसर बताएं, एनपीसीआई ने किया था या किसी और ने किया था। इसको एनपीसीआई ने नहीं किया था, किसने किया था, आरबीआई ने किया था। किस एक्ट के थ्रू? 2007 में एक अधिनियम आया था, किस एक्ट के थ्रू, कमेंट में बताएं, उसी एक्ट के थ्रू कमेंट में बताएं। आरबीआई ने 2007 में एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत आरबीआई को क्या है, उसको राइट मिला है, अधिकार मिला हुआ है क्या करने का, रेगुलेट करने का इन चीज़ों पर। तो प्लीज़ कमेंट में बताएं वो कौन सा अधिनियम है, कमेंट में बताएं कौन सा अधिनियम है। तो ये क्या है, ये आरबीआई क्या करता है, ये आरबीआई ने 2019 में पीपीआई को रेगुलेट किया। तो ये आंसर जो है, ये ऑप्शन स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एनपीसीआई नहीं, आरबीआई। इस यहाँ पे आरबीआई अगर होता है तो ये ऑप्शन आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से कह रहा था कौन सा प्रीपेड भुगतान उपकरण के बारे में कौन सा सही है। तो ऑप्शन क्या है आपका, केवल एक, केवल दो, केवल एक सही है पहला ऑप्शन, सॉरी स्टेटमेंट, या फिर केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर पहला भी नहीं सही है और दूसरा भी नहीं सही है। तो कौन सा सही है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए आपका जो है पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। अब ये बताएं कि इसका जो 5वें का आंसर आपने किन बच्चों ने सही किया है, सही किया है बताएं। चलिए 6वां क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पर विचार करना था। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था, स्टेटमेंट कथन 1 और कथन 2, 2 स्टेटमेंट था, कथन 1 कथन 2 पर विचार करना था। क्या विचार करना था, देखिए था कि इन इंडिया द आरटीजीएस एंड एनईएफटी पेमेंट सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कह रहा है भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान प्रणालियां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के स्वामित्व और संचालित हैं। अब देखिए मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था कि जो ये आरटीजीएस है और एनईएफटी है उसको ओन्ड कौन करता है, ओन्ड कौन करता है, ठीक है। इसको क्या करता है, ओन्ड कौन करता है, यानी मैनेज कौन करता है, प्रबंधन कौन करता है। इसका प्रबंधन कौन करता है, आरटीजीएस और एनईएफटी का, कमेंट में बताएं कौन करता है एनईएफटी और आरटीजीएस का प्रबंधन, मैनेज कौन करता है इसको, इसको क्या करता है, इसको कौन करता है, आरबीआई मैनेज करता है। कौन करता है, आरबीआई मैनेज करता है, ओन करता है आरबीआई। यहाँ क्या कह रहा है, इन इंडिया द आरटीजीएस एंड एनईएफटी पेमेंट सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई। कह रहा है एनपीसीआई इसको मैनेज करता है, तो करता कौन है, आरबीआई करता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, स्टेटमेंट क्या है आपका, ये गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कथन कि आरटीजीएस इज हाई वैल्यू सेटलमेंट वेयर एज एनईएफटी इज मिड वैल्यू सेटलमेंट।
आरटीजीएस उच्च मूल्य निपटान है जबकि एनईएफटी मध्य मूल्य निपटान। मैंने आरटीजीएस के बारे में आपको बताया था। आरटीजीएस में क्या, आप 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, इस तरह का बड़ा अमाउंट आप एक ही साथ एक ही बार में क्या कर पाते हैं, अंबानी टाइप के लोगों वाला मैंने बताया था, हाई वैल्यू सेटलमेंट है आरटीजीएस, ठीक है, और फीस वगैरह भी नहीं लगती। तो ये हाई सेटलमेंट क्या है, आरटीजीएस है, बिल्कुल है। और कह रहा है आरटीजीएस हाई वैल्यू सेटलमेंट है, वहीं एनईएफटी क्या कह रहा है, एनईएफटी मिड वैल्यू सेटलमेंट है। एनईएफटी के थ्रू आप 1 रुपया भी भेज सकते हैं, कम, इतना मिड वैल्यू, इतना मध्य मूल्य निपटान भी हो सकता है। तो ये एनईएफटी भी क्या है, मिड वैल्यू है, यानी खुदरा में आप 1 रुपये, 10 रुपये, 50, 200, 500 भी खुदरा में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिटेल में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटेल सेटलमेंट भी है एनईएफटी, तो बिल्कुल सही। आरटीजीएस क्या है, हाई वैल्यू सेटलमेंट है, वहीं एनईएफटी जो है मिड वैल्यू सेटलमेंट है। तो ये ऑप्शन जो है आपका, ये जो आप ऑप्शन स्टेटमेंट कह रहा हूँ, कथन जो है ये आपका वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये कथन क्या है, ये सही है, और ये पहला जो कथन है वो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब ऑप्शन में आते हैं, कह रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, कौन सा कथनों के बारे में संबंध कौन सा सही रखता है। पहला था कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो दोनों सही है क्या, ये आगे अभी पढ़िए ही मत कि कौन किसका स्पष्टीकरण करता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो आप पढ़िए ही मत, पहले ही गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन दोनों कथन तो सही है ही नहीं, दोनों स्टेटमेंट तो सही है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा बी ऑप्शन की कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, इसमें भी कह रहा है दोनों सही हैं, नहीं, तो ये आप आगे पढ़े ही मत, सीधा सीधा यहाँ से निकल रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो हमारा क्या है, कथन 1 सही है क्या, कथन 1 सही है, कथन 1 सही है नहीं, क्या है, कथन 1 सही नहीं है। तो ये भी क्या हो जाता है, ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी क्या है, कह रहा है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, ठीक है। क्या कह रहा है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, तो क्या है, सही है ना। कथन 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है, और कथन 2 जो है वो आपका सही है, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाता है, इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है आपका, वो सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 6 के 6, आप ये कमेंट करके बताएं कि कौन सा आंसर आपने ये किया था और ये इसका सही आंसर आपने किया था या नहीं किया था, ठीक है, कमेंट करके बताएं प्लीज़। अब चलिए बात आती है कि किन बच्चों ने आंसर सही किया, ठीक है। पहला आपको कहा गया था कि सरप्राइज़ गिफ्ट है, ये 6 में से 6 क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने सही किया होगा, सही अटैम्प्ट करके सही आंसर किया होगा, उनको सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सरप्राइज़ गिफ्ट के जब आपकी बात कही गई थी, ठीक है, सरप्राइज़ गिफ्ट की जब आपकी बात कही गई थी, तो यहाँ पे आंसर चेक किया, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने कमेंट करके आंसर किया, लेकिन यहाँ पे 6 में से 6 आंसर किसी भी बच्चे का सही नहीं था, ठीक है, किसी भी बच्चे का 6 में से 6 जो आंसर है वो सही नहीं था। तो हमने क्या सोचा कि चलो ठीक है, 6 में से 6 ऑप्शन सही नहीं है, किसी का सही नहीं निकला, तो ये मानकर चलते हैं हम 5 क्वेश्चन को लिया हमने, फिर 6 में से 5 क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों का सही निकला वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या है, पहला 6 में से 6 ये किसी का है, 6 में से 6 किसी का नहीं निकला, नो वन, किसी का नहीं निकला, ठीक है। अब 6 में से 5 आंसर राइट किसका निकला, ये देखिए 6 में से 5 का आंसर राइट किनका निकला वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कपिल कुमार ये आईडी है, एक बार जो जिनका मैं नाम लूँगा, जिनका सही आंसर है 5 क्वेश्चन का, वो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करेंगे अपने आईडी से, और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। अभी क्या व्हाट्सअप करना है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जिनका नाम ले रहा हूँ वो बताएं, नाम आईडी के साथ ले रहा हूँ। जिन्होंने अपनी आईडी ईमेल आईडी से कमेंट किया था वो आईडी मैं प्रॉपर यहाँ लिख रहा हूँ, और उन आईडी से उन्हें पता चल जाएगा कि वो मेरी आईडी है और मैंने सही इसका आंसर किया था, ठीक है। ये एक स्टूडेंट हैं कपिल कुमार आप देख सकते हैं, ये RB7YB ऐसे ही कुछ था। ये कपिल कुमार ने, इन्होंने 6 में से 5 क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, ठीक है।
5 आउट ऑफ 6 जो आंसर हैं वो इन्होंने सही किए हैं, कपिल कुमार ने। ठीक है, तो एक थंब लाइक तो इनके लिए बनता है। ठीक है, अब देखिए और किसने 5 क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। 5 क्वेश्चन किसका सही है वो मैं आपको बताता हूँ। कपिल ने क्या किया है, कपिल आपने एक क्वेश्चन कौन सा गलत किया है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपने गलत किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ऑप्शन बी लगाया था। क्या लगाया था? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कपिल आपका? क्वेश्चन नंबर 3 आपका था, क्वेश्चन नंबर जो 3 था आपका वो था, इतना आसान क्वेश्चन का आंसर आपने गलत कर दिया और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आंसर आपने सही कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपने ऑप्शन क्या लगाया था? बी, ये लगाया था आपने, केवल 2। जबकि क्या था? जबकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे। कैसे थे मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो एक बार आप देखिएगा, आपने और भी बहुत अच्छा आंसर किया है, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन का आंसर आपने गलत कर दिया और हार्ड क्वेश्चन का आपने आंसर सही किया है। तो चलिए, होता है, ये एग्जामिनेशन का प्रेशर है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आपका गलत था। ठीक है, अभी मैं और थोड़ा सा अनाउंस कर रहा हूँ और किन किन बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। चलिए, 5 क्वेश्चन और किसने सही किया है? ये किया है आपका सारिका शुक्ला, ये कैंडिडेट हैं, @ इनकी आईडी है सारिका शुक्ला 2677, ये आईडी है सारिका शुक्ला। इन्होंने भी क्या किया है? 5 क्वेश्चन सही किए हैं आंसर इसके, 5 आउट ऑफ 6 इन्होंने क्या किया? सही किया है। ठीक है, और सारिका आपने जो गलत आंसर किया है वो गलत क्वेश्चन एक आपने कौन सा किया है? क्वेश्चन नंबर 2 आपने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने किसका, क्वेश्चन 2 का क्या लगाया है? डी ऑप्शन लगाया है। जबकि क्वेश्चन 2 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 2 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 2 जो था सही आंसर क्या होगा? आपने लगाया किसी देश में चलन में धातु मुद्रा। देखिए, ये सही धातु मुद्रा चलन में आपका लीगल टेंडर तो है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी है वह मुद्रा जहाँ पे कोई लेने से मना नहीं कर सकता, वही लीगल टेंडर है, मतलब वैध मुद्रा है। वैध मुद्रा की डेफिनेशन यही निकलेगी कि अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो लेने से मना नहीं करेगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने गलत किया है, बहुत बड़ी संख्या में आंसर गलत किया है। ठीक है, बच्चों ने बहुत बड़ी संख्या में, मैं तो ये कहूँगा कि सभी ने लगभग इसका गलत आंसर किया है, 1-2 बच्चों को छोड़कर सभी ने इसका आंसर गलत किया है। ठीक है, तो इसका आंसर यूपीएससी ने इसे 2018 में पूछा था। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, इस तरह के, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आप के माइंड को वो पढ़ना चाहता है, रीड करना चाहता है, वो घुमा देता है। ठीक है, चीज़ों को, तो आपको क्या करना है? आपको इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, और एकदम कूल माइंड में आंसर करना है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर डी, अगर दूसरा क्वेश्चन आपका सही होता तो आप 6 आउट ऑफ 6 आपके पूरे सही होते। ठीक है, अब सारिका आपका भी ये कमेंट में बताएं कि आपका ये मेरा सही है। मैं इन लोगों के कमेंट को थोड़ा सा रिप्लाई मिलेगा, और व्हाट्सअप आप करें, कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, और किसका आंसर सही है? ये सारिका शुक्ला, कपिल हो गए, और जो आपका एक है आकांक्षा गुप्ता, ये इनकी आईडी है आकांक्षा गुप्ता 2556, ये आपकी क्या है? ईमेल आईडी है जिससे आपने कमेंट किया था। आकांक्षा, आपका क्या है? आपका भी 5 आंसर सही है, 6 में से 5 के सही आंसर आपने किए हैं, और आपने क्वेश्चन नंबर 3 का सही, एक क्वेश्चन आपने गलत किया है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने डी आंसर किया है। क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपने क्या किया है? डी आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये डी ऑप्शन कर दिया आपने कि ना तो एक ना, ये कन्फ्यूज़न में हुआ है। अच्छा, ये मैं इसलिए आंसर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन कौन सा गलत किया है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत, देखिए, ये आप कन्फ्यूज़न में, आपने जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपने कन्फ्यूज़न में इसका किया होगा। पूछा था कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पे कह रहा था दोनों सही, इसका सही आंसर होना चाहिए कि दोनों गलत है। आपने गलती से क्या किया कि ना तो एक गलत है ना तो 2 गलत है। इसका अर्थ ये निकला, आपने इसका आंसर किया कि दोनों ही सही है, इसका आंसर आपने कर दिया। इसका सही मीनिंग निकल रहा है अगर ये चूज़ कर रहे हो आप, तो आप कह रहे हो ना तो 1 ना तो 2, यानी कि गलत कौन सा पूछा था? आपने कहा दोनों ही गलत नहीं है। ठीक है, तो
सही आंसर क्या था, 1 और 2। तो अगर आपने ये आंसर सही किया होता है ठंडे दिमाग से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसका आंसर पता था, लेकिन अगर आपने सही ठंडे दिमाग से किया होता तो आपके 6 के 6 यहाँ पे सही रहते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये जिन्होंने 5 सही किया है उनके ही नाम मैं अभी ले रहा हूँ, जिन्होंने सिर्फ 5 सही किया है। ठीक है, अब एक है टीना कुमावत, एक नाम है, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये क्या है, एक नाम है, आईडी इनकी है टीना कुमावत NY2VZ, ये ईमेल आईडी है आपकी टीना, इससे आपने कमेंट किया था। ये आपके 5 क्वेश्चन के आंसर सही हैं 6 में से। ठीक है, आपने जो आंसर गलत किया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, वो आपने गलत किया है। ऑप्शन आपने क्या लगा दिया, डी लगा दिया है, आकांक्षा की तरह। आकांक्षा ने भी क्वेश्चन नंबर 3 का डी लगाया। अगर आप दोनों ने इसको सही ठंडे से दिमाग से पढ़ा होता, मुझे उम्मीद है कि आपके माइंड में सही आंसर था, लेकिन आपने आंसर को लगाते समय आपको कन्फ्यूज़न हो गया आंसर को लेकर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और आपका ये आंसर क्या है, गलत हो गया। अदरवाइज़ आप दोनों ने यहाँ पे 6 में से 6 आपका करेक्ट हो जाता। लेकिन यूपीएससी जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आप जो गोले भरते हो उसी हिसाब से आपका क्या करता है, आंसर को सही करता है। तो ये प्रेशर का एग्ज़ाम होता है, वो नहीं जानता कि आप सही हो या गलत हो। अगर आपका सही है तो ही सही है, यहाँ तो मैं समझ पा रहा हूँ, आपको मैंने पढ़ाया है तो मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक उम्मीद है आपको ऑप्शन आप इस तरह से स्लिप किया आपके माइंड से। ठीक है, तो अब ये जो 5 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 4 बच्चों का, टीना, कपिल, सारिका और आकांक्षा, इन्हीं 4 बच्चों का 5 क्वेश्चन सही था, और इससे बिलो वाले हैं। तो 6 में से 6 किसका था, नो वन, किसी का नहीं था। ठीक है, किसी का भी नहीं था 6 में से 6। ठीक है, और सिमरनजीत कौर हैं, इनका 4 जो क्वेश्चन था आपका, सिमरनजीत आपके 4 क्वेश्चन सही थे, और इस तरह से आलिशा हो गई, उनका भी 4 क्वेश्चन सही था। ठीक है, ओम प्रकाश टेक 4670, ये भी 4 क्वेश्चन आपका सही था, और बड़ी संख्या में किया बच्चों ने कमेंट। लेकिन यहाँ पे 5 क्वेश्चन वाले बच्चों को ही टारगेट किया गया कि 5 क्वेश्चन 6 लिया गया था, वहाँ पे कोई नहीं निकला। चलिए ठीक है, 5 में से इन्हीं 4 बच्चों का आंसर जो है 5 क्वेश्चन मोस्ट हाईएस्ट जो देखा गया वो इनका सही निकला, टीना, कपिल, सारिका और आकांक्षा। ठीक है, अब आप कमेंट में चेक कर सकते हैं, इनके आंसर कमेंट में हैं। ठीक है, ये सही आप मिला लेना कि सही क्या है, इसके आंसर हैं। तो मैं एक बार मैं बताता हूँ इन चारों को बच्चों को क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सही आंसर की सीरीज़ क्या है। ठीक है, सही आंसर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका क्या आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का कमेंट करें, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सही है, 4 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 5 ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही है। ये क्या है, ये सही आंसर की है, CBCAAD। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही आंसर की है। अब देखिए, आपके लिए टीना, कपिल, सारिका और आकांक्षा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर से व्हाट्सअप करो। हमारे जो नंबर आपने व्हाट्सअप हमारा ऑफिशियल दिया गया है, ऑफिशियल नंबर क्या है, ऑफिशियल नंबर 9711141048, इस पर आप व्हाट्सअप करो। और आप व्हाट्सअप करो, आपके घर पर एक सरप्राइज़ गिफ्ट यहाँ पर सेंड किया जाएगा, जो और अपना एड्रेस के साथ आप सेंड करो, एड्रेस के साथ पूरा एड्रेस आप सेंड करना, व्हाट्सअप हमें करना। ठीक है, और अपना नाम लिखना, पूरा एड्रेस लिखना, आपको सरप्राइज़ गिफ्ट आपके घर पे सेंड किया जाएगा। क्या सरप्राइज़ गिफ्ट होगा, अगली क्लासों में जब आपको ये सरप्राइज़ गिफ्ट पहुंच जाएगा, आज के आज आप चारों कैंडिडेट क्या करें, अपने जो फ़ोन नंबर ये दिया गया है उस पर अपना एड्रेस सेंड करें, और मैं कॉल बैक करूँगा आपको, या फिर कोई भी बैक टीम से कोई भी कॉल बैक आपको कर देगा। ठीक है, तो आपको ये सरप्राइज़ गिफ्ट आपको सेंड किया जाएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, जब आपको ये सरप्राइज़ गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा आपके घर में 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, हफ्ते भर के अंदर जो आप तक पहुंच जाएगा, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे जो भी आपको गिफ्ट पहुंचा होगा उसके एक वीडियो हमें
शूट करके 2-1 मिनट की 3 मिनट की जो भी आपको वीडियो है कि आप तक चीज़ें पहुंच गई, और यहाँ पे जो भी हम टेस्ट यहाँ पे हेल्ड करते हैं उनको बच्चों को सरप्राइज गिफ्ट दिया जाता है, वो आप एक बार ज़रूर बताना, ठीक है, एक वीडियो के थ्रू हमें सेंड करना व्हाट्सअप पर, ठीक है। तो आप इन चारों बच्चों को फाइनल क्या है, आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है हमें टीना, कपिल, शारिका और आकांक्षा, आप हमें व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप करके अपना एड्रेस पूरा प्रॉपर बताएं और कॉल बैक आपको की जाएगी, आपको जो भी आपके घर पर जो है वो डिलीवर कराया जाएगा सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है। बाकी और जिन बच्चों ने 4 क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन वाला तो कोई था ही नहीं, 2 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चन थे बच्चे के, बहुत कम संख्या में बच्चों ने 3 से कम गलत किया, मतलब सही किया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सभी बच्चों ने सही किया, बहुत अच्छा किया आपने, और आगे प्रयास करते रहें टीना, कपिल, शारिका, आकांक्षा की तरह। मुझे उम्मीद थी कि 6 के 6 सही होंगे, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन जो आपका था, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था वो बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने इसका गलत आंसर किया क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये टफ कह सकते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे देखा जा रहा था, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर कमेंट करके इन चीज़ों पर करें। और अगला जो टेस्ट होगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इन लिस्ट में टीना, कपिल, सारिका, आकांक्षा, इनकी लिस्ट में आने के लिए आप अगले बिल्कुल परिश्रम करें, और जो पिछली क्लासेस आपको कराई गई हैं 5 क्लासेस, उनको एक बार फिर से रिवाइज करें। अगला जब भी टेस्ट होगा आपका रैंडमली लिया जाता है, कभी भी ले लिया जाएगा, तो आप बारीकी से पढ़ते चलें, नोट बनाते चलें, ठीक है। चलिए अब इस सेशन को मैं एंड करता हूं। एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, कल आपकी क्लासेस रिज्यूम की जाएंगी। कल से इकोनॉमी की आपकी ये 5 क्लासेस हुई हैं, 6वें में टेस्ट लिया गया था, 7वीं क्लास कल से रिज्यूम की जाएंगी। कल से सुबह 11 बजे शुरू हो जाएंगी 7वीं क्लास, और आपकी कल की क्लास में ये अनाउंस किया जाएगा कि कौन सा एक क्लास और आपका एक सब्जेक्ट और शुरू होने वाला है, कब से शुरू होगा, कल ये अनाउंस कर दिया जाएगा। और आपका ये भी बताया जाएगा कि किस समय पर होगा। सुबह 11 बजे तो इकोनॉमी की क्लास होती है, और शाम कब होगा वो आपकी जो अगली क्लास होगी वो सेम डे में किस टाइम पर होंगी वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, 5 लोगों तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग जो कॉन्टेस्ट है आप तक हम कराएं। और इस कॉन्टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि बच्चों में थोड़ा सा उत्साह रहे, थोड़ा सा आप एग्जामिनेशन के लिए बने रहें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।